हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन अध्याय 20। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चक्रवात आपदा का न्यूनीकरण कैसे होगा। देखिए, चक्रवात के संबंध में आगामी सूचना का प्रबंध होना चाहिए जिससे सामयिक कार्यवाही की जा सके और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। इससे मृतकों की संख्या कम हो सकती है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों तथा कंप्यूटरीकृत मॉडलों की सहायता से चक्रवातों की दिशा और उनके पथ के संबंध में अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। सुरक्षा के आश्रय स्थलों, तटबंधों व जलाशयों आदि के निर्माण से चक्रवातों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चक्रवात आश्रय के निर्माण पर वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के पश्चात बल दिया गया है। तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण से चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। फसलों तथा पशुओं के बीमा से भी लोगों को क्षतिपूर्ति में सहायता मिलती है। चक्रवात प्रतिरोधी संरचनाओं का विकास करना। तटीय क्षेत्रों में वनीकरण, विशेष रूप से मैंग्रोव वनों के विकास व संरक्षण से इन चक्रवातों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चक्रवात प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि सूक्ष्म स्तर पर चक्रवात की सुवेदता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और वहां भूमि उपयोग को नियंत्रित किया जाए। इसके बाद है भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भारत कर्क रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पवन का जो वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है। इनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय सागरीय भागों पर गर्मियों में उस समय होती है जब तापमान 27 डिग्री से अधिक हो। भारत में अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों का प्रभाव सामान्य बात है। ये अप्रैल से नवंबर के बीच आते हैं। सामान्य रूप से इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, परंतु कभी कभी तीव्रता से या तीव्रता के अधिक होने के कारण ये विनाश का कारण बनते हैं। और इस संदर्भ में कांडला में आए चक्रवात एवं उड़ीसा के चक्रवातों को देखा जा सकता है। उड़ीसा में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया था क्योंकि चक्रवात के केंद्र और परिधि में वायुदाब का जो अंतर था वो कितना था, तो 40 से 50 मिली बार तक था और पवन की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा चक्रवात की निगरानी और चेतावनी प्रदान की जाती है, जिसके लिए उपग्रह संचार प्रणाली एवं अत्याधुनिक रडार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। भारत में 557 वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। तटीय क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में 250 से भी अधिक चक्रवात चेतावनी सेंटर लगाए गए हैं जो उपग्रह से जुड़े हुए हैं। देखिए, वर्ष 1977 में अगर बात करें तो जहां चक्रवात से 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, वही निगरानी चेतावनी प्रणाली के विकास के पश्चात 2005 में आए समान तीव्रता के चक्रवात के कारण मात्र 27 लोगों की मृत्यु हुई। कितना अंतर है। चक्रवात से संबंधित भविष्यवाणी में वायु की गति, चक्रवात के आगे बढ़ने की गति, दिशा, तूफानी तरंगों की संभावित ऊंचाई, वर्षा की मात्रा आदि से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल परिवर्तन के अनुसंधान पर भी बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान में चक्रवातों के पूर्वानुमान के लिए भारत में 3 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं जो निम्न है। पहला है, कुल 10 रडार लगाए गए हैं जिनमें 6 पूर्व दिशा में तथा पश्चिम दिशा में कार्यरत हैं। इनसे सटीक भागों और जहाजों को समय समय पर चक्रवातों की वायुदाब व गति संबंधी जानकारी मिलती रहती है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर बात करें तो वायुयानों के द्वारा रेडियो तरंगों को भेजकर चक्रवातों की क्रियाविधि संबंधी जानकारी प्राप्त कर इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। तीसरा, उपग्रहों के द्वारा और भी सूक्ष्मतर तरीकों से इन चक्रवातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ज्वालामुखी वीवर या छिद्र युक्त एक ऐसी संरचना है जिससे लावा, राख, गैस व जल वाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। लावा का यह उद्गार केंद्रीय विस्फोटक के रूप में या दरारी उद्भेदन के रूप में हो सकता है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोट उद्गार देखे जाते हैं, यानी विस्फोटक उद्गार देखे जाते हैं, जबकि सिलिका की मात्रा कम रहने पर उद्गार प्रायः शांत रहता है। ज्वालामुखी के जमाव से
जो ज्वालामुखी लावा है, ज्वालामुखी के लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थल रूपों में बैथोलिथ किसी भी प्रकार की चट्टानों में मैग्मा का गुंबदनुमा जमाव है। किस प्रकार का? गुंबदनुमा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके रवे यानी कणों का आकार जो होता है बड़ा होता है और यह ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जाता है। अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार से ठंडा होने की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल रूप देखे जाते हैं। देखिए, इनमें लैकोलिथ, उत्तर ढाल एवं लेपोलिथ अवतलन बेसिन में लावा जमाव है, जबकि फैकोलिथ मुर्दार पर्वतों की अभिनतियों व अपनतियों में अभियांत्रिक लावा जमाव से निर्मित होता है। इसी प्रकार सिल्क व डाइक क्रमशः लावा के क्षैतिज व लंबवत जमाव है। सिल्क की पतली परत को सीट और डाई के छोटे स्वरूप को स्टैक कहते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाले स्थलाकृतियों के बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। क्रेटर व काल्डेरा जैसे धसे हुए स्थल स्वरूप ज्वालामुखी शंकुओं के ऊपर बनते हैं। ज्वालामुखी लावा के उद्गार की घटती तीव्रता के आधार पर जो है ज्वालामुखी शंकुओं को पिलियन तुल्य, वोल्केनो तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य व हवाईयन तुल्य प्रकारों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी का जो फिगर है आप देख सकते हैं। देखिए, ये है आपका बैथोलिथ, ठीक है, ये है फैकोलिथ, ये है सिल, ये लेपोलिथ, ये डाइक है, ये सिल है, या ये जो है आपका इस तरह का जो है ये है आपका आश्रित शंकु। इधर देखिए, ये आपका लावा प्रवाह से बना पठार है, ये है आपका लैकोलिथ। एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। इनमें पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, जिसमें सिलिका की अधिक मात्रा के कारण मैग्मा जो है अत्यधिक अम्लीय व चिपचिपा होता है। इसमें प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को प्राय तोड़ते हुए होता है, जैसे कि मार्टिनिक द्वीप में माउंट पीली, सुमात्रा व जावा के निकट क्राकाताओ और फिलीपींस में माउंट ताल। याद रखिएगा। देखिए, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में अम्लीय से लेकर क्षारीय तक प्रत्येक प्रकार के मैग्मा का उद्गार होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में गैसों के अत्यधिक निष्कासन के कारण प्राय जो है फूल गोभी के आकार में ज्वालामुखी मेघ दूर तक छा जाते हैं। विसुवियस प्रकार यानी पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में अम्ल की मात्रा कुछ कम रहती है तथा गैसों के प्रवाह मार्ग में यदि रुकावट न हो तो सामान्यतः इसमें विस्फोटक उद्गार नहीं होते। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार जो है प्रायः या अत्यंत शांत होता है, क्योंकि इसमें निर्मित लावा तरल व क्षारीय होता है और दूर तक फैलकर जमा हो जाता है। ऐसा ज्वालामुखी शंकु कम ऊंचाई व दूर तक फैला हुआ होता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों का जो है वर्गीकरण है। किस तरह से वर्गीकरण किया गया है? पहला है एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग 500 है। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप, जो सिसिली के उत्तर में जो लिपारी द्वीप है, लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे बोलते हैं, इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी और इसको विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। याद रखिएगा। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस यानी इरेबस तथा अंडमान और निकोबार के बैरन द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी प्रमुख हैं। ये सभी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी ये वैसे ज्वालामुखी हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं है, ठीक है, वर्षों से ये सक्रिय नहीं है, परंतु इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। सक्रिय तो नहीं है लेकिन विस्फोट होने की आशंकाएं रहती हैं। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इंडोनेशिया का क्राकाताओ तथा अंडमान व निकोबार के नारकोंडम द्वीप दिसंबर 2004 में आए सुनामी के बाद इसमें सक्रियता के लक्षण दिखाई पड़े हैं और इसके ये प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद है मृत ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केन्या व किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बोराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद व को सुल्तान एवं दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ इसके प्रमुख उदाहरण है।
भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में कुछ ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं, पहला है बैरेन। बैरेन जो है ये अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और तीसरा है बरातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार की कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। देखिए वर्ष 2016 में भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन में मुख्य कह सकते हैं कि पुनः जो है विस्फोटक उद्गार देखने को मिले। हालांकि सागरीय स्थिति के कारण आसपास के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इससे कोई विशेष विनाश की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ज्वालामुखी आपदा का न्यूनीकरण कैसे होगा? तो आपदा का जो न्यूनीकरण है ज्वालामुखी आपदा का, ज्वालामुखी उद्गार को न तो रोका जा सकता है और न ही संपत्तियों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, परंतु यदि समय रहते उद्गार का पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो संभावित आपदा स्थल से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए तो मानव जीवन को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है भूकंप, अर्थक्वेक। देखिए भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है। भूकंप क्या है? देखिए भूकंप क्या है? भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला जो है एक आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन व भ्रंशन, प्लेटोनिक घटनाएं व भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि सम्मिलित किए जाते हैं। रीढ़ के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, रीढ़ के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक चट्टान इनमें तनाव सहने की जो है एक सीमा होती है और उसके बाद यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टानें टूट जाती हैं। टूटी हुई चट्टान पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाती है। तो इस प्रकार चट्टानों में भ्रंशन की घटनाएं होती हैं और भूकंप आते हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित भूकंप मानवीय क्रियाओं की अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं। इस संदर्भ में विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, बांधों और विशाल जलाशयों आदि के निर्माण का उदाहरण लिया जा सकता है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। याद रखिए कौन सी गैस? रेडॉन गैस। जिस जगह से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे अभिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। देखिए भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण, सामान्य भूकंप की जो गहराई है 0 से 50 किलोमीटर, मध्यवर्ती भूकंप की जो गहराई है 50 से 250 किलोमीटर, गहरे या पतालीय भूकंप की जो गहराई है 250 से 700 किलोमीटर। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक अथवा ऊर्ध्वाधर तरंगे, पहला है ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं एवं ध्वनि तरंगों की भांति ये चलती हैं। इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। तीनों भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति इन्हीं तरंगों की होती है। याद रखिएगा ये जो तरंगे हैं, ठीक है, ये ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं। यद्यपि ठोस के तुलना में तरल माध्यम में इनकी जो गति होती है मंद हो जाती है। इस तरंगों की तुलना में इनकी गति 66% अधिक होती है। अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। तरल माध्यम में प्रायः ये लुप्त हो जाती हैं। चूंकि ये पृथ्वी के क्रोड से गुजर नहीं पाती, अतः एस तरंगों से पृथ्वी के क्रोड के तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। पी तरंगों की तुलना में इनकी गति 40% कम होती है। इसके बाद है धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव्स। ये अत्यधिक प्रभावशाली, सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंगे हैं जो पृथ्वी के केवल ऊपरी भाग को प्रभावित करती है तथा इनका प्रभाव सबसे अधिक विनाशकारी होता है। इनकी गति काफी धीमी होती है एवं ये देर से पहुंचने वाली तरंगे हैं। इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। पी और एस तरंगे युग्म में चलती हैं। पी एस की गति सर्वाधिक होती है।
PGSG की गति न्यूनतम होती है, जबकि P स्टार एस स्टार की गति दोनों के मध्य होती है। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी जो है प्राप्त की जा सकती है। जिस संवेदनशील यंत्रों के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं। इन तीनों स्केलों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है रोसीफेरल स्केल, इसके मापक 1 से 11 रखे गए थे। दूसरा है मर्केली स्केल, यह अनुभव प्रधान स्केल है और इसके मापक 1 से 12 हैं। इसके बाद है रिक्टर स्केल, ये लघु गणकीय मापक हैं जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई के तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को याद रखिएगा समभूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को याद रखिएगा होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। होमोसिस्मल लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में भूकंपों का मुख्य कारण भारतीय प्लेटों का यूरेशियाई प्लेट के साथ लगभग 45 mm प्रति वर्ष की दर से अभिसरण। इसके अतिरिक्त यह धीरे धीरे वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होकर घूम रही है। इस घूर्णन और स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बलूचिस्तान में लगभग 42 mm प्रति वर्ष की दर से जो है वाम पार्श्विक रूपांतर सर्पण यानी लेफ्ट लेटरल ट्रांसफॉर्म स्लिप तथा भारत म्यांमार पर्वतमालाओं में 55 mm प्रति वर्ष की दर से दक्षिण पार्श्विक सर्पण यानी राइट लेटरल स्लिप होता है। हिमालय का पर्वतीय भाग एवं उत्तर का मैदानी भाग भूकंप के दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर जो प्रायः भूकंप आते रहते हैं। पिछली 1 सदी में इस क्षेत्र में अनेक बड़े भूकंप आ चुके हैं जिनमें असम, कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश, बिहार, नेपाल व उत्तराखंड में आए भूकंप सम्मिलित हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर मणिपुर राज्य में वर्ष 2016 में आए भूकंप से करीब 20 लोगों की मृत्यु हो गई व बृहद स्तर पर जान माल की जो है हानि हुई। रिक्टर स्केल पर इसकी भूकंप तीव्रता जो थी 6.7 थी, याद रखिएगा। तो आप फिगर को देख लीजिए, भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसको जो है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो देखिए जो आपका जोन सेकंड है, जोन सेकंड ये अत्यंत निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र हैं। जोन सेकंड कौन कौन सा होगा तो आपको याद रखना है, जोन सेकंड जो है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, मतलब जो सादा है। इसके बाद जोन सेकंड के बाद जोन थर्ड जो है ये मध्यम तीव्रता वाली क्षेत्र है और इसका जो एरिया है ये वाली एरिया है, ये वाला जो हल्का यानी जो ग्रे कलर का है छायांकित है। इसके बाद जोन जो 4 है ये उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र हैं, ये उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र हैं और ये उससे कुछ गाढ़ा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जोन 4 और जोन 5 जो है अत्यंत उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र हैं इधर, ये जो आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से इंडिकेट इस मतलब आप खुद से जो है मैप में इंडिकेट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जोन सेकंड ये कम तीव्रता वाला जोन है, तीव्रता कितना होता है 6 या कम mm होता है और देश का शेष 46% यानी 46% हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता है। और जोन थर्ड जो है ये मध्यम तीव्रता वाला जोन है और तीव्रता जो भूकंप का तीव्रता जो आता है 7 और ये जो है केरल इससे मतलब जोन थर्ड के अंतर्गत जो राज्य आता है केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, कुल क्षेत्र का ये 27% जो है कवर करता है। जोन जो 4 है ये अति तीव्रता वाला जोन है और इसकी तीव्रता जो है 8 है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का छोटा क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली यमुना तट, पूर्वी दिल्ली, सहादरा, मयूर विहार, लक्ष्मीनगर, गुड़गांव। और जोन 5 जो है ये अत्यधिक तीव्रता वाला जोन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं 9 या इससे ज्यादा। और जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुल क्षेत्र का 12%, याद रखिएगा। रिक्टर स्केल पर भूकंप का संभावित प्रभाव क्या है तो रिक्टर स्केल पर
भूकंप का जो संभावित प्रभाव है, तीव्रता अगर 1 है तो संभावित प्रभाव क्या होगा, केवल यंत्रों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। अगर तीव्रता 2 है तो अभिकेंद्र के समीपवर्ती भागों में हल्का कंपन अनुभव किया जाता है। अगर तीव्रता 3 है तो चट्टानों आदि में सामान्य कंपन प्रारंभ हो जाता है। अगर तीव्रता 4 है तो अधिकेंद्र से 32 किलोमीटर की त्रिज्या वाले क्षेत्र में इसका अनुभव किया जाता है। क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को इसका अनुभव हो जाता है। अगर तीव्रता 5 है तो इसका अनुभव अभिकेंद्र से 5000 किलोमीटर की दूरी तक होता है। पेड़ पौधे और उनकी डालियां हिलने लगती है। और तीव्रता अगर 6 है तो सामान्यतः विनाशात्मक दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। ठीक है, विनाशकारी होता है। और तीव्रता अगर जो भूकंप है इसकी तीव्रता अगर 7 है तो एक वृहत भूकंप अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव, विभिन्न महाद्वीपों तक का कंपन का अनुभव और इमारतें आदि पूर्णतः गिर जाती है। और तीव्रता अगर 8 है तो विश्वव्यापी प्रभाव, अत्यधिक विनाशात्मक, पेड़ आदि गिर जाते हैं, नदियों का मार्ग जो प्रवाह मार्ग है वो बदल जाता है तथा भूमि में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अगर तीव्रता 9 है तो व्यापक जन धन की हानि होगी। और अगर भूकंप की तीव्रता अगर 10 है तो सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो याद रखिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है और यह न्यूनतम भूकंपों का क्षेत्र माना गया है। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर और उस्मानाबाद के निकट भीमा यानी कृष्णा नदी के साथ साथ भ्रंश रेखा विकसित हुई जहां ऊर्जा संग्रह होता है। इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण होती है। कोयना, लातूर तथा जबलपुर के भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यह माना जाने लगा है कि भारत का कोई भी प्रदेश भूकंप रहित नहीं है, क्योंकि भारतीय प्लेट के उत्तरी खिसकाव के कारण एवं उससे उत्पन्न दबाव जनित बल को या बल से पठारी भाग के आंतरिक भागों में जो है ऊर्जा तरंगों का प्रभाव बढ़ा है। जब यह ऊर्जा बाहर विनिर्मुक्त होने का प्रयास करती हैं तो भारतीय प्लेट में भ्रंश निर्माण की स्थितियां बनती हैं। यही कारण है कि भूगर्भिक रूप से स्थिर भारतीय प्लेट में भी अनेक भ्रंश उत्पन्न हो गए हैं जहां बड़े भूकंप आने की आशंका रहती है। भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर स्थित होने के कारण विगत समय में गुजरात राज्य अनेक बार भीषण भूकंपों का शिकार हुआ है। याद रखिएगा। इसके बाद भारत के भूकंप अनुसंधान संगठन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग है ये कहां पर है, तो दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, हिमालय भूविज्ञान वाडिया संस्थान देहरादून, भारत भू सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कोलकाता में है, भूकंप अभियांत्रिकी एवं प्रशिक्षण विभाग रुड़की में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, भारतीय खदान संस्थान धनबाद में है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में भी है। 2001 में कच्छ के भूज क्षेत्र है, गुजरात के कच्छ के भूज क्षेत्र में आए भूकंप का मुख्य कारण इसका सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 5 में स्थित होना है। इस क्षेत्र में छोटे छोटे प्लेटों के अंतर प्लेटीय गतिविधियों के कारण दबाव जनित बल उत्पन्न होता रहता है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाओं के कारण भी भारत में भूकंप की आशंका बनी रहती है। बड़े बांध समस्थितिजनक बल उत्पन्न करते हैं जिनसे जल संग्रहण क्षेत्र या उसके आसपास भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। 1967 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोयना में आया भूकंप इसका उदाहरण है। भूकंपीय क्षेत्रों का जो नवीन वर्गीकरण है, भू संतुलन या समस्थिति का अर्थ पृथ्वी के सतही ऊंचावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों को उनके भार के अनुसार भूपरपट्टी के नीचे स्थित पिछली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के 54% क्षेत्र को नए मानकों का निर्धारण कर 5 के स्थान पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है, 4 सेस्मिक जोन में विभाजित किया है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भूकंप विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पॉल ने 21 सितंबर 2010 में इसकी पुष्टि की। यह नया वर्गीकरण मॉडिफाइड इंटेंसिटी स्केल पर आधारित है। MI स्केल, ठीक है, मॉडिफाइड इंटेंसिटी जो है
यह स्केल का आधार भूकंप की वजह से पृथ्वी के सतह पर होने वाला असर है। देश के नए भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र में जोन 1 समाप्त हो गया है और केवल जोन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रह गए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, भूकंप के प्रभाव क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप के जो प्रभाव हैं, भूकंप का प्रभाव सदैव जो है विध्वंसक होता है, विनाशकारी होता है। भूकंप के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में कई तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। भूकंपीय तरंगों से धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे कभी कभी भारी मात्रा में रेत बहाकर आ जाती हैं और इससे जो है रेत के बांध बन जाते हैं। क्षेत्र के अपवाह तंत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। नदियों के मार्ग बदल जाने से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जलापूर्ति से संबंधित वितरण संपर्क तथा जलाशयों के टूट जाने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आग बुझाने में प्रयुक्त आपूर्ति लाइनें असुरक्षित होने की स्थिति में अग्निशमन सेवा यानी फायर सर्विस को प्रभावित जो है ये कर देती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में चट्टानी मलबा नीचे आ जाता है, हिमानियां फट जाती हैं और इससे हिमपात सुदूर स्थानों तक पहुंच जाता है। भूकंप का मानवीय जीवन तथा अन्य जीव जंतुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सड़कों और पुलों, रेल पटरियों, हवाई पट्टियों तथा संबंधित बुनियादी सेवाओं के टूट जाने के कारण परिवहन नेटवर्क पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। देखिए, बिजली तथा संचार से संबंधित सभी संपर्क जो है प्रभावित होते हैं और जिसके कारण ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसपोंडर काम करना जो है बंद कर देते हैं। तो बिजली तथा संचार से संबंधित सभी जो संपर्क होते हैं ये प्रभावित होते हैं, जिसके कारण ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसपोंडर काम करना ये बंद कर देते हैं और कभी कभी नगर और गांव पूर्णतः जो है नष्ट भी हो जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। भूकंप न्यूनीकरण कैसे होगा? तो देखिए, जो भूकंप न्यूनीकरण है अगर बात करें तो दूसरी आपदाओं के तुलना में भूकंप जो है अधिक विनाशकारी है, क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देता है, इसीलिए लोगों तक राहत पहुंचाना भी कठिन होता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। हम भूकंप को न तो नियंत्रित कर सकते हैं और न ही उसे रोक सकते हैं। अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है भूकंप न्यूनीकरण के जो उपाय हैं। पहला है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप आकलन व सूचना केंद्रों की स्थापना, ताकि वहां के निवासियों को सूचित किया जा सके। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सहायता से विवर्तनिक प्लेटों की हलचल का पता लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। और भवनों का डिजाइन इस प्रकार तैयार करना चाहिए ताकि वे भूकंप के झटकों को सहन कर सके। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिमों की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, भूकंप रोधी मानकों के अनुसार अगर बात करें तो भवन एवं अत्यंत संरचनाओं का निर्माण करना और इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख ली जा सकती है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मकानों की नींव में भूकंपीय झटकों को अवशोषित करने के लिए रबड़ और इस्पात की परतों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जापान में भूकंप प्रवण क्षेत्र की इमारतों में कंक्रीट के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग अधिक जो है किया जाता है। छठा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते भूकंप रोधी मकानों के निर्माण की दिशा में अनुसंधान पर बल दिया जाना। नेक्स्ट, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता के आधार पर माइक्रो लेवल जोनिंग या सूक्ष्म स्तर पर विभाजन किया जाना। सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण तथा तैयारी पर बल देना एवं तैयारी की जांच के लिए समय समय पर छद्म अभ्यास यानी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना चाहिए। निचले स्तर तक आपदा प्रबंधन के लिए उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। समुदाय के कुछ लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना तथा चलित चिकित्सालयों जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं इनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइनों में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्र जिसमें ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और अवैज्ञानिक शहरीकरण को बढ़ावा न दें।
तो ये शामिल होना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतों का निर्माण अनिवार्य करना तथा सुवेद क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, ये सभी इसमें शामिल हैं, जो कि इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सुनामी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, पूरा कंप्लीट यह चैप्टर नहीं हुआ है, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, वहां भी इसके बारे में जो है अपडेट दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।